वक्त यूरोप में पुर्तगाल में हूँ। क्या आप भी पुर्तगाल में आना चाहते हैं? आइए मेरे साथ। जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं आज आपको मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जिनका नाम है ताहिर, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरी सिटी से पाकिस्तान गुजरात सिटी से मेरे साथ ये इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है और अभी भी हमारे साथ ये यहाँ पर पुर्तगाल में मौजूद है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, कैसे ये यूरोप के अंदर एंटर हुए और कैसे इन्होंने पुर्तगाल में एंट्री ली। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने सिर्फ पुर्तगाल को ही क्यों चूज़ किया, इसकी क्या वजह है। दुनिया में बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, यूरोप की बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन सिर्फ पुर्तगाल को चूज़ करने की क्या वजह है, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके, आप लोग भी जान सकें। और जो लोग यूरोप के ख्वाब देख रहे हैं, जो लोग यूरोप में आना चाह रहे हैं, जो लोग यूरोप के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो सफ़र है यूरोप का पुर्तगाल तक, और अभी माशाल्लाह इनके पास 2 साल TRC कार्ड भी मौजूद है। तो ये सारी इनकी जो हिस्ट्री है, सारी इनकी जो जर्नी है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जी सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका तारफ़ कराने का। बिल्कुल जैसा कि जहन ने बताया कि मैं यूरोप के अंदर पाकिस्तान से ट्रैवल करके आया था अगस्त 2021 में। जी जी। और मैं स्वीडन मेरा पहला कंट्री था यूरोप के अंदर, शेंजन एंट्री थी मेरी। अच्छा, तो आप सबसे पहले स्वीडन में आए थे? जी, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से डायरेक्ट मैं स्टडी वीज़े पे शेंजन वीज़ा लेकर स्वीडन एंट्री की थी मैंने अगस्त 2021 अच्छा में। माशाल्लाह। तो आपकी पाकिस्तान में एजुकेशन क्या है? पाकिस्तान में आपने क्या किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं BS मैकेनिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ माशाल्लाह और माशाल्लाह। ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। 2017 का मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा स्टडी का। और उसके बाद जब अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ली, तो कहते हैं ना जी कि स्टडी के बाद कमाई का जो टाइम है वो फिर यंगस्टर्स के लिए ये 26-25 साल की एज का ही होता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि 26 साल की उम्र में मैं स्वीडन यानी कि यूरोप में एंट्री मैंने ले ली थी अगस्त 2021 में। आपने कैसे, किस बेस पे आपने वहाँ से वीज़ा लगवाया था, और वीज़ा लगवाने में कोई मुश्किलात आपको पेश आई थी या फिर इजीली आपका वीज़ा लग गया था वहाँ से? बात इस तरह है जी, मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था स्वीडन का, और मैंने सेल्फ़ अप्लाई किया था, जिसमें मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त, मेरे कुलीग भी रहे। तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया, मोटिवेट भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ यूरोप में। तो उन्होंने मेरे पे नेकी की थी और फिर मैंने आगे ये सिलसिला चलाया दूसरों के साथ, और इस तरह आगे चलता है। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये मेरी एक बेसिक फर्स्ट स्टेप था यूरोप में एंट्री का, और मुझे किसी ने गाइडलाइन की थी और फिर मैंने आगे इसको कंटिन्यू किया। होना भी चाहिए। मोस्टली हमारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो मैंने देखा है कि हमारे अपने ही लोग जो हैं वो दूसरों को मिस गाइड करते हैं, उनकी हौसला अफजाही नहीं होने देते, उनको मिसकरेज करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी है, वो किसी पाकिस्तानी के पास जॉब करता है तो बहुत सारी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बनिस्बत अगर किसी गोरे के पास आप काम करते हैं। तो मेरी भी आपको ये राय है कि जो लोग यहाँ पर हमारे अपने लोग हैं पाकिस्तानियों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं जी कि ये स्वीडन में आए थे और स्वीडन को इन्होंने क्यों छोड़ा और कैसे ये पुर्तगाल में एंटर हुए, कितना अर्सा ये स्वीडन में रहे, इन्होंने अपनी एजुकेशन स्वीडन में कंप्लीट, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी या छोड़ नहीं, दिया? ये असल में हाँ, आपको पता है कि हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब होता है। मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनकी वजह से ये मैं नहीं कंटिन्यू कर सका, और जिसका मुझे आज तक गिला है, और मैं समझता हूँ कि मुझे आने वाली ज़िंदगी तक इसका गिला रहेगा। खैर, ये हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कंटिन्यू कर सका अपनी स्टडी को, मास्टर्स प्रोग्राम को। तो देन मैंने फिर डिसाइड किया था वहाँ पे 1 वीक में रह के कि मैंने वहाँ पे कैलकुलेशंस की, आइडिया किया, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, यहाँ पे फ्यूचर उस सेंस में नहीं बन सकता कि जिस तरह हमारे पाकिस्तानियों की सोच होती है जी, हमें एज़ सुन एज़ पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स मिले और अपने वापस अपने मुल्क में जा सकें। अच्छा, स्वीडन में आपको इतनी जल्दी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने नहीं, थे? स्वीडन में थोड़ा सा ना डिफरेंट क्राइटेरिया, थोड़ा टफ टाइम देता है स्वीडन ना, ज़रा अच्छा। चूँकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है और वेल वेल डेवलप कंट्री है, तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा टफ टाइम देता है। मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, अच्छा। थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया उसका। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कितनी देर के बाद आपको मिलने थे, अगर वहाँ पर आप रहते, स्टडी अपनी कंटिन्यू करते? आपको मेजर क्या प्रॉब्लम वहाँ पर आई जिसकी वजह से आपको स्वीडन को छोड़कर पुर्तगाल में आना पड़ा? मैं समझता हूँ जी कि यूरोपीय यूनियन के अंदर पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है जो आपको बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके से जो है ना वो उसकी इमिग्रेशन आपको जो है ना वो सूरत प्रोवाइड करती है। इमिग्रेशन अभी क्या पुर्तगाल की ओपन है? मैं कहता यहाँ हूँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ दोस्तों की, जो कह रहे हैं जी कि अदारा चेंज होने की वजह से इमिग्रेशन बंद हो गई, ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं उन तमाम दोस्तों को ये रिकमेंड करूँगा जो आउट ऑफ पुर्तगाल बैठे हुए हैं कि वो आएँ, अपनी इमिग्रेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करें और एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो था। खैर, मैंने स्वीडन सिर्फ मैक्सिमम 1 वीक गुजारा था और मैं 1 वीक गुजारने के बाद मैं पहले से ही प्लान करके आया था कि मैंने स्वीडन से पुर्तगाल को स्विच करना है। अच्छा, उसकी ये रीज़न आप पहले से प्लान करके आए थे पाकिस्तान से कि आप जब स्वीडन जाएंगे तो वहाँ से आप पुर्तगाल में आएंगे? मतलब कि पुर्तगाल की इतनी धूम है पूरी दुनिया में कि लोग वहाँ से प्लान करके आते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में आते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो स्वीडन में आते हैं, इटली में आते हैं, स्पेन में, फ्रांस में विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं, जर्मन में आते हैं, लेकिन फिर वहाँ से पुर्तगाल में मूव हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पुर्तगाल इस वक्त दुनिया की वाहिद ऐसी कंट्री है जो आपको बहुत ही इजी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। 2 साल के अंदर अंदर आपको 2 साला टीआरसी मिल जाती है, और जब टीआरसी आपको मिलती है उसके 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही गोल्डन चांस है यहाँ पर, जो लोग अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि जो लोग भी यूरोप आना चाहते हैं और जो लोग भी पुर्तगाल में आना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुर्तगाल में काम की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। मुझे हर रोज़ लोगों के मैसेजेस आते हैं, हर रोज़ मुझे लोगों की कॉल्स आती हैं कि हमें कोई जॉब लगवा दें, लेकिन यहाँ पर इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को जॉब के हवाले से। तो हम कंटिन्यू करते हैं जी। जी बिल्कुल, मैं इसी बात को अगर कंटिन्यू करूँ तो मैंने जब पुर्तगाल में एंट्री ली थी 2021 में अगस्त में, तो सिनेरियो तकरीबन सेम ही रहता है पुर्तगाल में जॉब्स का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पहले दिन से ही अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, माशाल्लाह, मैकेनिकल की आपकी फील्ड में। मैकेनिकल फील्ड में आपने पहले दिन से आपने जॉब। जी बिल्कुल। जब आप पुर्तगाल में आए थे तो पहले दिन आपको जॉब मिल गई थी यहाँ जी पर? बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट मेरा बेसिकली जो मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्रीकल्चर का था, अच्छा लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन पैकिंग की फील्ड में गया था। अच्छा। 2 दिन मैंने जॉब की थी, लेकिन मेरा वो आपने 1 छोड़ मंथ दी का, फिर उसके बाद? जी बिल्कुल ऐसे ही है, 1 मंथ मुझे लगा था मेरी फाइल सबमिशन होने में और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने में इमिग्रेशन अच्छा, एसएफ के इदारे में। आपने अपनी फाइल खुद लॉक करवाई थी या किसी एजेंट के पास गए थे? नहीं, एक नया बंदा था, मुझे खास आइडिया नहीं था, तो मैंने अच्छा। किसी एजेंट के थ्रू करवाई थी और मैं समझता हूँ कि अच्छा। नहीं करवानी चाहिए। हम्म, लेकिन चूँकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, तो वो लोग जो नहीं कर पाते या नहीं। लैंग्वेज का यहाँ पर लोग फ़ायदा उठाते हैं। जी। जो लोग हमारे मोस्टली लोग आते हैं अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको लैंग्वेज का मसला होता है, तो हमारे अपने ही लोग जो हैं वो उनको छुरी और टोका लेके जो है ना वो काटने की कोशिश करते हैं। और 400-500 यूरो, मैंने तो सुना है कि 1-1 हज़ार यूरो भी फाइल लॉक करने का लेते हैं। हालांकि जो फाइल लॉक करने की जो फ़ीस है वो 40 से 50 यूरो जी तक बिल्कुल इसी अराउंड बिल्कुल इतनी इसी तरह। फ़ीस जो है लगती है। अगर आप खुद से जाकर करें, और कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ रिसर्च करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है कि कहाँ कहाँ पर जाकर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो आप खुद से करवा सकते हैं।
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंसान को हमेशा बड़ा ड्रीम सोचना चाहिए। जी। जब आपका ड्रीम बड़ा होता है ना, तो फिर आपको अल्लाह पाक उसी ड्रीम के मुताबिक आपको जो है ना वो मुकाम पे देते हैं। तो इन 2 सालों के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। तो फील्ड की जॉब की। मेरा स्टार्ट एक फैक्ट्री में हुआ था एज़ अ वर्कर। फिर उसी फैक्ट्री के अंदर 8 से 6 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप की, और फिर उसी फैक्ट्री के अंदर एज़ अ क्वालिटी कंट्रोलर भी जॉब की। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने फैक्ट्री में जॉब कैसे हासिल की थी? आपने क्या किया ऐसे? मैंने तो यहाँ पर सुना है कि फैक्ट्रीज़ में मुझे खुद आइडिया है कि फैक्ट्रीज़ में यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगती हैं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में लाइसेंस और लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है। जिन लोगों के पास लाइसेंस होता है उसकी वजह ये है कि यहाँ पर रात की अगर आपकी नाइट शिफ्ट लग जाती है तो आप बस के ऊपर नहीं आ जा सकते फैक्ट्री में। अगर आपकी फैक्ट्री घर से दूर है, बहुत सारे लोग एक एक घंटा 2-2 घंटे भी अपने घर से सफ़र करके जाते हैं। तो जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी होती है, अगर नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ जाए तो वो ड्यूटी के ऊपर इजीली जा सकते हैं। तो इसलिए ये लोग आपसे लाइसेंस और लैंग्वेज मांगते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जब स्टार्ट किया था, तो बस ऐसे ही कुछ दोस्त थे, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे एक एजेंसी का नंबर दिया था। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही उनको कॉल की, तो बस जॉब अवेलेबिलिटी थी तब। तो मैंने कॉल की, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप सुबह आ जाएँ। तो तो इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पर एजेंसीज़ भी मौजूद हैं जो आपको जॉब लगवाती हैं। क्या एजेंसीज़ वाक़ई में ही जॉब लगवाती हैं, आपकी हेल्प करती हैं? उस बिल्कुल वक़्त आपको लैंग्वेज आती थी? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो नहीं आती थी मुझे। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि पुर्तगाल में आपको किस बेस पे जॉब मिली थी? इंग्लिश बेस पे मिल जाती है यहाँ पर? जी, वो फैक्ट्री कुछ इस तरह थी कि इस तरह की थी कि वहाँ पे मतलब लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं था, अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एशियंस बहुत ज़्यादा थे और पुर्तगीज़ों की ज़रा तादाद बहुत कम थी। तो इस वजह से मैं समझा, या मेरी समझ ये मुझे ये समझ आती है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं था, लैंग्वेज अच्छा। इतनी मैटर नहीं करती थी। हुँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया हुँ। कि लैंग्वेज सीखनी चाहिए, और बिल्कुल। उसी लैंग्वेज की बेस के ऊपर मैंने उसी फैक्ट्री के अंदर रहते हुए ऑपरेटर से मैंने क्वालिटी कंट्रोलर तक का सफ़र तय माशाल्लाह किया। जी, बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रगल की है आपने, लैंग्वेज सीखी है आपने। कितने अरसे में आपने लैंग्वेज सीख ली थी वैसे? लैंग्वेज स्टार्ट का जो फर्स्ट ईयर था उसमें तो खैर कुछ नहीं सीखा, बस बेसिक ही जो होता है। लेकिन ये था कि फिर प्रॉपर मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की, तो अच्छा। 6 माह का कोर्स किया। फिर हुँ, मैंने हुँ। जो वो कहते हैं ना जी कि जिस तरह का देश वैसा बेस, तो कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको उस जैसा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी अच्छा, होता है। लैंग्वेज के ऊपर हम बात करेंगे। आपने कोर्स की बात की है कि आपने जो कोर्स किया था लैंग्वेज का, वो कितने उसका ड्यूरेशन कितना था और उसकी क्लास कितने घंटे की होती है और 1 वीक में कितने दिन आपने वहाँ पर जाना होता है और उसकी फ़ीस आपने कितनी पे करनी होती है? थोड़ी-सी इसके ऊपर ज़रा बता दें जी, हमें, जी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हम यहाँ पर किसी स्कूल में जाकर लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। जी, जी। ऐसा है कि जी आपको पहली तो बात ये है कि पुर्तगाल बहुत प्यारा कंट्री है। इसमें आपको लैंग्वेज सीखने के लिए जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर या स्कूल से कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पुर्तगाल में गवर्नमेंट इदारे मौजूद हैं। हुँ, आप हुँ। वहाँ पे अप्रोच करें। आपको विदाउट कॉस्ट, विदाउट फ़ी जो है आपको लैंग्वेज कोर्स कराया जाता है, जो बिल्कुल कि मैंने फ्री है। खुद किया था। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल फ्री फ्री। है, कोई फ़ीस नहीं है इवन इसकी। और इवन कितना ड्यूरेशन है इसका, कितने मंथ्स का 6 है? मंथ का कोर्स होता है ये, नॉर्मली अच्छा। 6 मंथ का और कोर्स होता क्लास है। कितने घंटे की होती है? ये डिपेंड करता है जी, आपके जो प्रोफेसर होता है वो डिसाइड करता है, या आपकी अच्छा। जो जो शेड्यूल मैनेज किया जाता है। नॉर्मली वीक्स में 2 दिन की क्लासेस होती हैं, अच्छा, और वीक एक में 2 दिन दिन में की। और आपकी जो 4 लोग यहाँ घंटे पर स्कूल। जॉब करते हैं, क्या वो मैनेज कर सकते हैं जॉब के साथ? बिल्कुल इजीली मैनेज है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ना जी, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह पाक रास्ता खुद बना देता है। तो जॉब्स के दौरान जब आप ये खुद बात अपने सुपरवाइज़र या अपनी मैनेजमेंट से जाके बात करते हैं कि मैं लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, ये लोग आपको एक तो सपोर्ट करते हैं और आपको गाइड करते हैं, और सेकेंडली आपको ये ऑप्शन अवेल करवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। पुर्तगाल के अंदर ना सिर्फ आप विदाउट फ़ी कोर्स कर सकते हैं, इवन गवर्नमेंट आपको रिटर्न मनी करती है जी, हाँ जी, आप कोर्स करें और आपको इतने पर मंथ एरोज़ प्रोवाइड किए जाएँगे। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। और एक बात कि आपको अभी तक पुर्तगाल के अंदर कितना अरसा हो गया?
मुझे तकरीबन जी 2.5 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो टीआरसी कार्ड आपके पास आ जी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसके बाद आप 3 साल का कार्ड लेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आप उसके 3 बाद साल फिर का रिन्यू करवाएंगे और जी उसके बाद आप पासपोर्ट पासपोर्ट के अप्लाई लिए करने के एलिजिबल हो सकेंगे। एलिजिबल हो सकेंगे। जी। और जब आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप पुर्तगाल में रह सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में, कौन कौन सी कंट्री में जा सकते हैं? थोड़ी सी इसके बारे में हमें डिटेल बता दें, इसके बाद हम अपनी वीडियो को देख जी जी कोई ठीक। मसला नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि पुर्तगाल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है जी कि आपके पास फर्स्ट टीआरसी के ऊपर या फर्स्ट टीआरपी के ऊपर, जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कार्ड कहते हैं, पुर्तगाल वो वाहिद कंट्री है जो आपको फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड के ऊपर बिजनेस अलाउ करता है। देखिए जी इतना प्यारा मुल्क है, वो आपको फर्स्ट रेजिडेंस परमिट के ऊपर बिजनेस अलाउ कर रहा है, तो पासपोर्ट के बाद उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो आप मैं समझता हूँ कि जी कि पासपोर्ट लेने के बाद आप जिस कंट्री ने आपको पासपोर्ट दिया आप उसी के ऊपर स्ट्रगल करें, सर्वाइव करें, अपना बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हर किसी का एक अपना ओपिनियन है, हर बहुत किसी का सारे अपना लोग पॉइंट ऑफ वैसे व्यू। ये सोचते हैं कि हम यहाँ से पासपोर्ट लेंगे और किसी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, जर्मन में, फ्रांस, स्विट्ज़र में, बड़ी कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ पर जाकर ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन मैं खुद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर 7-8 साल का अरसा अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हैं, इतनी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, अगर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जर्मन में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में जा रहे हैं, मैक्सिमम आप वहाँ पर जाकर कितना कमाएंगे? वहाँ पर जाकर डेफिनेटली सबसे पहले आपने लैंग्वेज सीखनी है, ज़ीरो से आपने शुरू करना है। तो वहाँ पर जाकर आप मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार यूरो वहाँ पर सही है, बिल्कुल निकाल सही। लेंगे। लेकिन अगर इसी 7-8 साल के अंदर अंदर आप पुर्तगाल में बिज़नेस करते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं अपने बिज़नेस में। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप यहाँ पर रहकर बिज़नेस करें। उसके बाद आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, पासपोर्ट लेकर दूसरी कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ पर जाकर साथ में बिज़नेस करें आप। लाज़िम नहीं कि आप वेट करें 7-8 साल, अपना टाइम पीरियड यहाँ पर जो 7-8 साल का है वो ज़ाया करें और दूसरी कंट्री में जाकर आप एक छोटी सोच लेकर जाएँ। वहाँ पर जाकर आप अगर यहाँ पर 1000 कमा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप 2000 या 3000 अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी एक छोटी सोच हो सकती है। तो इसी के साथ साथ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।